गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न इंडिया का एक ब्रीफ सर्वे करेंगे। असल में आप में से कुछ विद्यार्थी पीसीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिनकी परीक्षा 12 अक्टूबर को है, और उनमें से उनका आग्रह था कि अगर एक ब्रीफ सर्वे उन्हें मिल जाएगा तो परीक्षा के दिन में उन्हें फ़ायदा हो सकता है। और इसका कारण ये भी है कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल से भी बहुत मटेरियल आता है। इसके अलावा जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये फायदे की चीज़ है, क्योंकि उनको एक आइडिया लगेगा कि मॉडर्न इंडिया में हमें कितना पढ़ना है, क्या करना है, और इसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी स्वयं बना सकते हैं। तो ब्रीफ सर्वे में सबसे पहले एक 1600 AD, ये वो वर्ष है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उन्हें भारत से व्यापार करने का अधिकार मिला। उसके बाद 1613, ये वो इम्पोर्टेंट डेट है जब ब्रिटिशर्स ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी, और इसकी परमिशन उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से ली थी। और जहांगीर चूंकि पुर्तगालियों से त्रस्त था, तो वो ये चाहता था कि कोई और दूसरी यूरोपियन शक्ति जो पुर्तगालियों को पराजित कर सके उसको वो मदद करे, और ऐसा स्वाली के युद्ध में हुआ। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया और इसके फलस्वरूप उन्हें सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिल गई। तो इससे पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर मजबूत करने शुरू कर दिए। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है दैट इज 1690। इसके बीच में 13 से 90 के बीच में जो चलता रहा वो चलता रहा। 1690 में जॉब चारनोक ने पहली बार सतनुती एक गांव को खरीद के, और उसके बाद फिर उसमें 2 गांव और मिलाए गए, कलकत्ता की नींव डाली। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि यहीं उन्होंने अपना फोर्ट विलियम स्थापित किया और यहीं से उन्होंने भारत को उपनिवेश के रूप में परिवर्तित करने का मार्ग अपना प्रारंभ किया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया 1757 में। इसको प्लासी का युद्ध कहते हैं, जिसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इस युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजित हुई और उन्होंने भारत में अपने पांव जमाने प्रारंभ कर दिए। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है 1760 में, जिसको बोला जाता है वांडीवाश का युद्ध। और इसमें इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। ये वांडीवाश नामक स्थान तमिलनाडु में है, और यहीं से फ्रांस एक यूरोपीय शक्ति जो भारत में एकाधिकार या आगे अधिकार करने की बात सोचता था, उसके भी पैर भारत से बाहर की तरफ निकल गए। यानी कि इंग्लैंड ने अपने सबसे कड़े और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को इस वांडीवाश के युद्ध में पराजित कर दिया। इसलिए ये युद्ध महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला युद्ध एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 1764 में लड़ा गया, और ये था बैटल ऑफ बक्सर। इसमें एक तरफ बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का शासक था शुजाउद्दौला, और मुगलों का एम्परर था शाह आलम सेकंड, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और इस युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजित हुई और बंगाल का नवाब पराजित हो गया। इसके बाद
यहां पर 1773 से एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने भारत में इंग्लैंड के जो लॉ हैं या नियमावलियां हैं उनको भारत में लागू करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कुछ एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स हैं। 1773 का एक्ट, 1784, 1793, 1813, 1833 और 1853। इसमें 1773 का कहलाता है रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 ये बीच में आया था, इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। और 1793, 1813, 33, 53 ये सारे के सारे चार्टर एक्ट्स हैं। इनको याद करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हर चार्टर एक्ट 20 वर्ष के बाद आता था। यानी कि हर चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापार करने की अवधि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाती थी। 1773 के बाद 1793 में बढ़ गया, 1813 में फिर 20 साल के लिए बढ़ गया, 1833 में फिर 20 साल के लिए बढ़ गया, और 1853 में बढ़ा तो दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल, लेकिन उसको 20 वर्षों के लिए नहीं किया था, कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ना चाहे तब तक। तो इन एक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी अभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 1773 जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोल रहे हैं, इसने ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। देखो, इंग्लैंड की भारत में 3 प्रेसिडेंसी है। एक प्रेसिडेंसी है उनकी मद्रास, एक प्रेसिडेंसी है उनकी बॉम्बे, और एक प्रेसिडेंसी है उनकी बंगाल। यानी कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इन तीनों के ही गवर्नर अलग अलग होते थे और अपने अपने हिसाब से वो सारा काम करते थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रशासन को एकीकृत किया गया और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया, और बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 3 प्रेसिडेंसी हैं उनको एक छत्र के नीचे ला दिया। ये सबसे बड़ा काम है जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट ने किया। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट में एक और चीज हुई। देखो, अब जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, यानी कि मद्रास भी उसके अधीन आ गया और बॉम्बे भी उसके अधीन आ गया, तो अब उसको शासन चलाना था। तो ऐसा शासन चलाने के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया जाता है। आप देखते हैं, आप इंडिया कर लें, प्रधानमंत्री आपके देश को चलाते हैं, लेकिन किसके साथ चलाते हैं? मंत्रिमंडल के साथ। तो कुछ उसी तरीके से गवर्नर जनरल काउंसिल, या जिसको आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्य परिषद भी बोलते हैं, उनकी मदद से ये चलाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने वहां से 4 मेंबर्स को नाम देके मनोनीत करके भेजा था कि ये 4 मेंबर और 5वां गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये पांचों मिलकर शासन चलाएंगे। इन 5 मेंबर्स में एक का नाम था जॉन क्लेवरिंग, दूसरे का नाम था जॉर्ज मॉनसन, एक था रिचर्ड बारवेल और चौथा था फिलिप फ्रांसिस। यानी कि 4 ये और 5वां गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पांचों में, अच्छा, इसमें जो निर्णय होना था वो होना था मेजोरिटी से। यानी कि किसी भी मामले में अगर 3 लोग सहमत हैं तो निर्णय उसी पक्ष में जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यह राइट था कि अगर किसी भी मामले में 2-2 मेंबर अलग अलग निर्णय पे हैं
तो वो उसके पास वो कास्टिंग राइट था कि वो जिसकी तरफ दे दे वोट वो ही डिसीजन मान्य होगा। पर हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके पास केवल एक ही साथी था बारवेल के रूप में। उसके अलावा क्लेवरिंग, मॉनसून और फ्रांसिस, ये तीनों सदस्य गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के खिलाफ रहते थे। तो वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता था और ना ही वो कोई निर्णय अच्छी तरीके से कर पाता था। तो इस चीज को थोड़ा कम करने के लिए एक और एक्ट आया बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसने सबसे पहले तो ये कहा कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है भारत में, वो अब से कहलाएगा ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया। यानी कंपनी का पोजेशन नहीं है, अब वो ब्रिटेन का पोजेशन उनको माना जाएगा। जहां तक गवर्नर जनरल की काउंसिल का सवाल था, उसने उनको 3 सदस्यों में कम कर दिया और उसमें एक सदस्य जो कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, उसको लिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मुसीबत थोड़ी कम हो गई। अब वो निर्णय लेने में आसानी कर सकता था। उसके बाद फिर 20 वर्षों के बाद ये 1793 का चार्टर एक्ट आया। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की शक्तियों को थोड़ा और बढ़ा दिया गया। इसमें ये लिखा हुआ था एक्ट में कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्णय को ओवर रूल कर सकता है। यानी कि वो उससे अलग हटके निर्णय दे सकता है विशेष परिस्थितियों में। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1793 के चार्टर एक्ट की थी, वो थी कि रेवेन्यू या जो राजस्व है उसको जुडिशरी से अलग कर दिया गया। अभी तक रेवेन्यू यानी कि राजस्व की वसूली और न्यायपालिका ये एक साथ चलती थी। अब रेवेन्यू का मामला अलग कर दिया गया और न्यायपालिका का मामला अलग कर दिया गया। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट आया 1813 में। आप ये जानते हैं कि जब से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने में एक अधिकार था। यानी कि कोई दूसरा उससे व्यापार नहीं कर सकता था। अब ये मोनोपोली या ये एक अधिकार 1813 के चार्टर एक्ट से समाप्त कर दिया गया। अब केवल 2 चीजों को छोड़कर, अगर चाय का व्यापार हो रहा है और चीन से व्यापार हो रहा है, इसमें तो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी। बाकी में व्यापार सभी कंपनी या सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इस एक्ट की 1813 की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। यानी कि ब्रिटिशर्स या ये तो ब्रिटेन से फैसला होता था कि एजुकेशन को किस यहां पर भारत में बढ़ावा देना है। तो ये हालांकि 1813 में चार्टर एक्ट में ये 1 लाख रुपए का प्रावधान आ गया और आपका पहला जो कमीशन है वो बन रहा है 1854 में, वो बात अलग है। लेकिन इस चार्टर एक्ट से पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसके बाद इस चार्टर एक्ट में एक और चीज हुई कि जो मिशनरीज हैं, यानी कि जो अपने धर्म को फैलाती हैं, ईसाई मिशनरी हैं, वो भारत में खोल दी गई। उनको अनुमति दे दी गई कि आप आइए और यहां पर ईसाई धर्म का प्रचार करिए। इसके बाद अगला एक्ट जो चार्टर एक्ट है वो 1833 है। इस चार्टर एक्ट में सबसे बड़ा प्रावधान ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पे जो एकाधिकार है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अभी तक तो आप देख रहे हैं 1813 के चार्टर एक्ट में कि चाय का उनका एकाधिकार है और चीन के साथ एकाधिकार है। ये सारी चीजें खत्म हो गई। इस एक्ट से एक और चीज हुई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
का पद दे दिया गया। डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है। और इसके बाद यह भी निर्णय लिया गया कि अभी तक जो चीज पास हो रही थी वो रेगुलेशन था। उन्होंने कहा कि अब रेगुलेशन नहीं, अब जो कुछ भी पास होगा वो एक्ट के रूप में पारित होगा। ठीक है। अब ये 1773 से 1853 तक हम आ गए। एक पार्ट हमें ये पढ़ना है। इसके बाद 1773 से लेके और यहां तक जो गवर्नर्स हुए, आप पढ़ रहे हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी, यहां पर मैं थोड़े से ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं और इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है विस्तार से हम लोग लगातार अपनी क्लास में चर्चा करते रहेंगे। इसमें पहला नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। ठीक है। और इसके बहुत सारे मामले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक है राजा चेत सिंह, बनारस के राजा चेत सिंह का मामला। उसने इनके खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि इन्होंने उससे और रकम मुआवजे के रूप में मांगी जो गलत थी। इसके बाद अवध की बेगम, उनका भी कुछ ऐसा ही मामला था, उनसे इसने ब्राइब ले ली थी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला हुआ और वो हुआ नंद कुमार का। इसके ऊपर धोखाधड़ी या 420 का मुकदमा चलाया गया, लेकिन चूंकि नंद कुमार वॉरेन हेस्टिंग्स से सीधी टक्कर ले रहा था तो इसलिए उसको इस झूठे मुकदमे में फंसाकर और उसके जो है मृत्यु दंड उसे दे दिया गया। और इसमें उसकी मदद, जो उस समय चीफ जस्टिस था, वो उसका दोस्त था एलिजा इम्पी। इस दोस्त की मदद से उसने ये कर दिया। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट प्रकाशित हुआ था और इसको जिस व्यक्ति ने प्रकाशित किया था वो था ऑगस्टस हिक्की। और इन हिक्की ने वॉरेन हेस्टिंग्स की सारी करतूतें समाचार पत्र में लिखनी शुरू कर दी। अल्टीमेटली वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसका समाचार पत्र बंद करा दिया। हिक्की की बड़ी दुर्दशा हुई, लेकिन ये सारे मामले इंग्लैंड पहुंचे और वॉरेन हेस्टिंग्स को इम्पीचमेंट या महाभियोग का सामना करना पड़ा। वो पहला ऐसा गवर्नर जनरल है बंगाल का जिसको महाभियोग जिस पे चला और 7 साल तक ये मुकदमा चला। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स उससे बरी हो गया, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशानियों में रहा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है जिसको आपको जानना चाहिए और वो है कॉर्नवालिस। इसको भी आपको बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी और इसकी जो चीज आपको विस्तार से पढ़नी पड़ेगी वो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ये कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है, यानी कि सिविल सर्विसेज धीरे यहां से शुरू हुई थी। आप बाद में देखेंगे कि 3 तरीके के रेवेन्यू सिस्टम है, जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था। तो इनको जब आप रेवेन्यू का अलग से पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको करना होगा। उसके बाद अगले थे जॉन शोर। ये जॉन शोर जो थे ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि और जो रियासतें थी या और कोई जो आसपास के छोटे छोटे देश थे उनसे इसने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। इसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आए, वेलेस्ली।
देखो, एक तरफ तुम्हारे ये चार्टर एक्ट चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ ये गवर्नर जनरल चल रहे हैं। वेस्ली बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इसका सबसे बड़ा है उसने जो एक नीति चलाई थी जिसको बोला जाता है सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। अब सहायक संधि विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक जैसे छोटे बच्चों को का खा खा पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ये दो भारतीय रियासतें हैं। ऐसा हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था कि एक दूसरे से रियासतें लड़ रही थी, और ये पॉलिटिकल इम्पीटस होता है कि ऐसा होता रहता है। ये मान के चलो तुम ए और ये बी, इसमें से ए बड़ा है, शक्तिशाली है, और बी को वो पराजित कर देगा, लेकिन पराजित हो जाएगा ये जान के भी अगर उसके इंटरेस्ट ए के साथ क्लैश हो रहे हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार है। अब उसकी सहायता के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच जाती है, और वो ये कहती है बी से कि मैं ए को हराने में तुम्हारी मदद करेंगे। बोला कि ठीक है। बी तैयार होता है कि शर्तें क्या क्या है। उन्होंने कहा भाई सबसे पहली शर्त यह है कि तुम अगर जीत जाओ तो बहुत छोटा प्रदेश, अगर कहीं से ले रहे थे कहीं से नहीं ले रहे थे, कि बहुत छोटा हिस्सा हम ले लेंगे। तो बी नेचुरली खुश होगा कि यार इतना बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्षेत्रीय फायदा होगा, और ये तो कुछ ले नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा भाई और शर्त क्या है। उन्होंने कहा दूसरी शर्त यह है कि जो हमारा ये एरिया रहेगा यहां पर हम सैनिकों को रखेंगे और उन सैनिकों का खर्चा आप उठाएंगे, क्योंकि आपकी रेवेन्यू इतनी बढ़ जाएगी। वो उसके लिए भी तैयार हो जाते थे। अब वो कहते थे और कोई शर्त है भाई। वो कहता था हाँ। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त वो ये कहता था कि तुम इतने बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लोगे, और तुम अभी छोटे से क्षेत्र रहे हो तो तुम्हें ये आइडिया ही नहीं होगा कि इतने बड़े क्षेत्र में शासन कैसे करना है। इसलिए तुम्हारी सहायता के लिए हम एक रेजिडेंट आपके राज्य में रखेंगे, और जब रेजिडेंट किसी राज्य में आ जाएगा तो उस राज्य की जो भी बात होगी वो सीधी की सीधी ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारियों तक जाएगी। देखो, इंग्लिश ने जो किया वो फ्रांसीसी और डच नहीं कर पाए, डेनमार्क नहीं कर पाया, पुर्तगाल नहीं कर पाया, इसलिए वो सब बाहर हो गए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री बना रही थी तो उसने एक फैक्ट्री आगरा में स्थापित करी। क्यों? क्योंकि आगरा मुगलों की राजधानी थी, और मुगल राज्य में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पक्की जानकारी उनके पास अपनी फैक्ट्री के थ्रू आती थी। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी जो एक फैक्ट्री बनाई थी वो बुरहानपुर में बनाई थी। ये बुरहानपुर एमपी में है, महाराष्ट्र से मिला हुआ, और इसे सदर्न गेट ऑफ इंडिया बोला जाता था, भारत का दक्षिण द्वार। यानी कि दक्षिण में अगर जाना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट था। और यहां पर एक किला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, असीरगढ़ का किला। ये वो किला था जिसमें शेरशाह सूरी जिसे जीतते हुए शहीद हो गया था। तो ये लोग बहुत मतलब आगे की रणनीति सोच के बनाते थे। तो ये सब्सिडरी अलायंस, ये मैंने केवल एक तुम्हें समझा दिया है, लेकिन टेक्निकली जो है वो जब हम पढ़ेंगे तब उस जानकारी होगी। ठीक है। उसके बाद इसके समय में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई वेलेस्ली के समय में कि टीपू सुल्तान मारा गया। यानी कि दक्षिण में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में एक टेंशन थी वो रिलीज हो गई। और इसके अलावा तीसरे इसने प्रेस एक्ट बनाया जिसमें सेंसरशिप लागू कर दी। यानी कि अगर कोई भी चीज प्रकाशित होनी है तो उसे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस से क्लीन चिट लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक और गवर्नर जनरल आए हैं, बारलो, जॉर्ज
बारलो, ठीक है। ये भी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और इनके समय में एक अंग्रेज सैनिकों ने क्रांति की थी, और वो क्रांति की थी वेल्लोर में। तो वेल्लोर की क्रांति जॉर्ज बारलो के समय में हुई। उसके बाद फिर एक और आए हैं, मिंटो फर्स्ट। ये एंग्लो सिख रिलेशन के लिए जाने जाते हैं, और यहां पर मिंटो फर्स्ट के साथ सिख की संधि हुई थी, जिसको बोला जाता है अमृतसर की संधि। उसके बाद एक और गवर्नर जनरल आया जिसने पॉलिसी अपनी बदल दी, और वो था हेस्टिंग्स। इसने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी, या जो हस्तक्षेप की नीति है, उसको अपने से हटा दिया, वो दूर कर दिया। इसने एक काम और किया था, इसने पिंडारी, एक बड़े क्रूर लोग होते थे जो लोगों को मारते थे, उनका इसने दमन किया, ठीक है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय या देशी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है, जिसका नाम था समाचार दर्पण, वो इसी के समय में 1818 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद एक गवर्नर जनरल हैं एमहर्स्ट, जिनके समय में इंग्लैंड का बर्मा के साथ पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। एमहर्स्ट की एक विशेषता ध्यान रखना कि वो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो गर्मियों में शिमला गए, और उसके बाद ये ट्रेडिशन बन गया कि गवर्नर जनरल गर्मियों में, ग्रीष्म काल में शिमला चले जाते थे, और बाद में शिमला ग्रीष्म राजधानी भी गवर्नर जनरल्स की बन गया। तो उसकी शुरुआत एमहर्स्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंक। ये अच्छे कामों के लिए भी जाना जाता है, थोड़े बुरे कामों के भी जाना जाता है। अच्छा काम इसने सबसे पहला किया था, इसने एबोलिशन ऑफ सती, इसने जो सती प्रथा है उसको इल्लीगल घोषित कर दिया था। इसके बाद एक और, जैसे पिंडारियों की समस्या थी, वैसे ही ठगों की समस्या थी। उस समय व्यापार कारवां में होता था, लोग एक साथ सुरक्षा की दृष्टि से जाते थे, और ये ठग कहीं ना कहीं उनसे मिल जाते थे अंदर, और इतनी मित्रता कर लेते थे, और रात में कुछ नशे का सामान डाल के उनकी पूरी हत्या करके सबकी, और माल लेकर लूट के चले जाते थे। तो उसने इन ठग्स को खोजा भी, उन्हें मारा भी। और इसमें एक तेज तर्रार ऑफिसर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछ भी लिया जाता है कभी कभी कि ठग्स के साथ कौन जुड़ा हुआ था, जिसने उन्हें वो किया, समाप्त किया, और उसका नाम है विलियम सिलीमैन। विलियम सिलीमैन। तो ये काम विलियम बेंटिक ने किया। और उसके समय में जो 1813 में चार्टर एक्ट बन गया है कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए आना है, उस काम को उसने आगे बढ़ाया, और एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन का वो खोला गया, जिसका इंचार्ज बनाया गया मैकॉले को। ये मैकॉले भारतीय शिक्षा को या भारतीय साहित्य को बड़ी हीन दृष्टि से देखता था, और इसका एक सेंटेंस भी था कि जितना कुछ भी भारत का साहित्य है उसे अंग्रेजों की 2 अलमारियों में समा के रखा जा सकता है। इस तरीके की उसकी मानसिकता थी। तो ये जो इंग्लिश एजुकेशन है उसकी तरफ का ये काम हुआ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, उसने एक ही काम किया, कुछ समय के लिए रहा हूं, मेटकाल्फे। मेटकाल्फ इसको बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस बोला जाता है। इसने भारतीय प्रेस के ऊपर जितने भी प्रतिबंध थे उनको समाप्त कर दिया, और इसके समय में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की एक बाढ़ सी भारत में आ गई। उसके बाद
एक जो सबसे निराशाजनक प्रदर्शन जिसने किया वो था ऑकलैंड। इसने अफगानों के साथ युद्ध किया और अफगानों ने इन्हें बड़ी बुरी तरीके से पराजित कर दिया था और अल्टीमेटली इसको वापस जाना पड़ा था। उसके बाद एक और गवर्नर जनरल आए हैं जिनका नाम है एलन बोरो, और उसने सिंध को एनेक्स किया था। ये अमीरों के पास था और उन अमीरों से सिंध को उन्होंने जीत लिया। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट हो गया। उसके बाद एक और गवर्नर जनरल है हार्डिंज। ज्यादा उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने जो गंगा की कैनाल है उसको बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि पानी का जो सिस्टम है, जो इरिगेशन है, उसको फैलाना शुरू कर दिया था। हार्डिंज का एक सोशल काम भी बहुत बढ़िया है कि एक ट्राइब होती थी खोंड, जिसमें नर बलि दी जाती थी। उसने उस नर बलि की प्रथा को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद एक और गवर्नर जनरल आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और जो 1857 की क्रांति के जिम्मेदार भी हो सकते हैं या है, और वो है लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी ने वैसे बहुत सारे काम करे। सबसे पहले तो इसने बंगाल से नॉर्थ इंडिया की तरफ अपने आप को ले आए। देखो बाद में तुम देखते हो बंगाल से जो है वो ट्रांसफर होके कैपिटल दिल्ली आ गई थी। जो सबसे पहले हेडक्वार्टर था आर्टिलरी का वो बंगाल में था। उसने इस हेडक्वार्टर को बंगाल से और मेरठ में वो ट्रांसफर कर दिया, यानी कि मेरठ उसका मुख्यालय हो गया। इसके समय में दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आई वो थी एजुकेशन के मामले में वुड्स डिस्पैच। ये भारत में पहला एजुकेशन का कमीशन है और इसको एक नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशनल कौन है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब सवाल ये आता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। ठीक है, मैग्ना कार्टा एक एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था इंग्लैंड में, और ये साइन हुआ था 1215 में। और जिस स्थान पर ये साइन हुआ था वो कहलाता है रनीमेड। अब आप बड़े खुश होते हैं, आपके पास सारे राइट हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, आप यहां जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, आप पे कोई रोक नहीं है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में लोगों के पास कोई अधिकार थे ही नहीं। जो कुछ भी अधिकार थे वो राजा के पास होते थे। लेकिन पहली बार लोगों को कुछ अधिकार दिए गए इंग्लैंड में 1215 में। तो तभी से ये एक वोकेबुलरी का टर्म बन गया कि जो चीज सबसे पहली बार होती है उसको हम बोल देते हैं मैग्ना कार्टा। जैसे हम इसको बोल रहे हैं वुड्स डिस्पैच को कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। पहली बार एक इंग्लिश एजुकेशन का यहां पर वो आया। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे कमीशन हैं जो आए हैं जिनको आपको पढ़ना है। पहले तो मैकॉले की मिनट तो हो गई थी, पहला आपका आ गया वुड्स डिस्पैच। उसके बाद फिर एक आया था हंटर कमीशन, 1882 में आया था ये हंटर कमीशन। इसके बाद बहुत सारे कमीशन आए, राले कमीशन आया है, ठीक है, जिसको आप इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद सैडलर कमीशन आया है, फिर हार्टोग कमेटी आई है। उसके बाद फिर एक वार्धा स्कूल एजुकेशन आया है, यानी कि काम के साथ, पढ़ाई के साथ साथ काम।
तो वार्धा वाला पैक्ट आया, उसके बाद एक सार्जेंट प्लान है वो भी बना था। फिर स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्णन एक कमेटी बनी थी जिससे आपकी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। उसमें प्रपोजल था यूजीसी का, और आज उसी यूजीसी के तहत आप लोग बीए एमए करते हैं, परीक्षाएं देते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये 1956 में यूजीसी जो है पार्लियामेंट के एक्ट के साथ स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित हो गया। तो डलहौजी के समय में ये वुड्स डिस्पैच या पहला कमीशन आया। उसके बाद रेलवेज वो इसने शुरू करी डलहौजी ने। जो सबसे पहली रेलवे लाइन थी वो बंबई से ठाणे के लिए थी, दूसरी थी वो कलकत्ते से रानीगंज के लिए थी जो कोल माइन थी। ये सारी शुरुआत इसके समय में हुई। इसके बाद इसको फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी बोला जाता है। इसने भारत में टेलीग्राफ लाइन का पूरा जाल बिछा दिया। अगर 1857 की क्रांति में टेलीग्राफिक लाइंस का जाल नहीं होता तो एक भी अंग्रेज सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि जहां कहीं भी विरोध या विद्रोह होता था उसकी तुरंत सूचना टेलीग्राफ के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाती थी। इसके अलावा डलहौजी के समय में एक एक्ट बना जिसको आप कहते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट। इससे पहले क्या होता था, अपनी मर्जी थी, किसी प्रेसिडेंसी में कुछ रेट है डाक टिकट का, किसी में कुछ रेट है, लेकिन इसने यूनिवर्सल पोस्टल रेट्स कर दिए। अब जो कुछ भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है वहां पर पोस्टल सर्विसेज का एक जैसा मूल्य था। एक और इसने बहुत बढ़िया काम किया था, जो लोक निर्माण विभाग होता है, आज बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, अलग भी होता है, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक एंड वेलफेयर डेवलपमेंट आप कहते हैं, वो मिलिट्री के पास होता था। इसने उसको मिलिट्री से अलग किया और पीडब्ल्यूडी को एक सेपरेट या पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया। और गंगा कैनाल जो शुरू की गई थी उसको इसने कंप्लीट किया। ये तो चलो उसने काम करता चला गया, ये कर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रहा है, लेकिन उत्तरोत्तर में आप देखते हैं चूंकि भारत में ये काम हुआ इसलिए भारतीय लोगों को नए सिरे से ये ना चीज करके बल्कि बनी बनाई व्यवस्था आगे मिलने लगी। पर इसने जो सबसे गड़बड़ का काम किया था वो किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसने एक नियम निकाला कि जो देशी रियासतें हैं और जिनका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको कुछ पेंशन या कुछ नहीं दी जाएगी, और बाद में ये राज्य उस राजा रानी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ऐसे कर करके इसने बहुत सारे झांसी, सतारा, नागपुर, बहुत सारे जो रियासतें थी उनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अपने अंदर ले लिया। फिर अब ये चीज वहां नहीं थी अवध में, तो अवध में उसने एक कहा कि माल एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रशासन के चलते अवध को उसने मिला लिया। तो ये सारा असंतोष, आक्रोश भारत में डेवलप होने लगा, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में। और लॉर्ड डलहौजी के समय से ही ये असंतोष का भाव पनपा और अल्टीमेटली ये 1857 की क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, इसमें सोशल फैक्टर्स भी हैं, इसमें भारत का जो सोशल स्ट्राटा है वो बदलने लगा था, वो भी एक चीज रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो मेन जो चिंगारी है वो ग्रीस्ड कार्टेज को माना जाता है कि एक उन्होंने कारतूस बनाया था और उस कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिली हुई थी। इस बात से जो असंतोष था उसमें एकदम आग भड़क गई और सबसे पहला जो विद्रोह किया था वो बैरकपुर में किया था मंगल पांडे ने। लेकिन मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद मेरठ से ये 1857 का आंदोलन चला और एक बार इसने अंग्रेजों के पूरे पैर उखाड़ दिए थे।
बहुत सारे स्थानों पर ये 1857 की क्रांति, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर उस समय ओल्ड एज के थे, लेकिन लोगों को एक पॉलिटिकल रंग देना था कि 1857 की जो क्रांति कर रहे हैं वो किसके अधीन हम लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना हेड मान लिया। और इसका खामियाजा उस बेचारे लास्ट मुगल बादशाह को ऐसे बताना पड़ा कि उसको रंगून भेज दिया गया और उसकी डेथ भी रंगून में हुई थी। लेकिन एक जर्नल था दिल्ली में जो बहुत बहादुरी से लड़ा था, उसका नाम था बख्त खां। वो जब मिलिट्री में था ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो भी एक प्रोमिनेंट योद्धा था और वो बाद में भी लड़ा। उसके बाद दूसरा ये चीज फैली कानपुर में, और कानपुर में एक नाना साहेब जो पेशवा परिवार से थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तांतिया टोपे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, और एक अजीमुल्ला खां, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद लखनऊ में भी ये फैला था, अवध में, क्योंकि माल एडमिनिस्ट्रेशन पे मिला लिया था, और अवध के लोग ही बंगाल की आर्मी में बहुत सारे थे, उनके साथ दिक्कत होने लगी थी। वो इस बात से नाराज थे कि भाई हमारा जो वो राज्य है उसको मिला लिया गया। तो वहां पर बेगम हजरत महल ने, ये विस्तार से चर्चा करनी है, अब ये समझ लो कि तुम्हें पढ़ना है क्या क्या। उसके बाद बिहार में एक आरा नामक जगह है, वहां पर कुंवर सिंह, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अमर सिंह। उसके बाद क्या कहते हैं, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है झांसी, जहां पर एक महिला, एक रानी बहुत बहादुरी से लड़ी थी, जिसको रानी लक्ष्मीबाई बोला जाता है, और उसको हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बेस्ट कमांडर था सर ह्यूज रोज, उसको लगाया गया था, जिसने अल्टीमेटली ये रानी मारी गई। पर ह्यूज रोज का कहना था कि जितने भी ये विद्रोही हैं, उनमें अगर कोई साहसी और वीर है तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। तो 1857 में ये क्रांति हुई और इससे सारा मामला फिर भारत में पलट गया। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1857 में ये क्रांति, यानी कि 100 साल के इतिहास में हम लोग क्रांति तक आ जाते हैं। इस क्रांति के बड़े दूरगामी परिणाम हुए। एक क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा है, वो आई। इसमें सबसे पहली चीज हुई, द पावर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, यानी कि सत्ता जो है वो कंपनी के हाथ से निकलकर मुकुट के हाथ में आ गई, चेंज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 वो क्या कहते हैं, उससे उसका आगे नहीं बढ़ाया गया था 1853 से, तो उसके बाद उसका बढ़ाया नहीं गया और ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। अब सीधा भारत पे नियंत्रण ब्रिटेन की गवर्नमेंट का हो गया। तो ये पहला सबसे बड़ा परिवर्तन इसमें हुआ था। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल था उसको एक एडिशनल टाइटल मिल गया वॉइस रॉय का। अभी तक आप गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने लगे। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लेकिन उसके साथ एक और टाइटल दे दिया गया, दैट वाज वॉइस रॉय। देखो, भारत में इंग्लैंड के अब दो तरीके के पदेशंस हैं। एक जो उसके सीधे नियंत्रण में है, जहां पर इंग्लैंड का ही शासन चल रहा है, और दूसरा देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। वो हैं अधीन, अपने को मान रहे हैं, लेकिन वो उनका अपना है, वो सब कुछ अपना कर रहे हैं। तो जब गवर्नर जनरल अपने ब्रिटिश प्रोविंस की किसी भी बात को डील करता था या पत्र लिखता था, तो उसमें वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखता था। लेकिन जब भी वो प्रिंसली स्टेट्स
या देशी रियासतों से बात करता था तो वो अपने आप को वॉइसरॉय लिखता था, यानी कि द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव, द क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मुकुट के प्रतिनिधि के रूप में वो उससे बात कर रहा है। तो ये परिवर्तन 1857 की क्रांति के बाद भारत में आ गए और उसके बाद एक धारा बदल गई। 1808 फिर एक्ट आए, 1853 तक तो आपको चार्टर एक्ट मिलते हैं। उसके बाद फिर आपको एक्ट आए हैं जिससे भारत में अंग्रेजों की ताकत भी बढ़ी। उसके बाद धीरे धीरे उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा और अल्टीमेटली भारत जो है जीत गया, उसने स्वतंत्रता अपनी प्राप्त कर ली। फिर 1858 का एक्ट आता है, फिर 1861 का एक्ट आता है, फिर 1892 का एक्ट आता है, फिर 1909 का एक्ट आता है, फिर 1919 का एक्ट आता है और फिर 1935 का एक्ट आता है और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आ जाता है। यानी कि 1857 के बाद, 1857 से पहले और 1757 के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं? चार्टर एक्ट के हिसाब से किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही है। और उसके बाद अब सीधे आप ब्रिटेन के अधिकार में हैं और 1858 से लेके 1947 तक आप इसको पढ़ रहे हैं और साइड में गवर्नर जनरल्स आपके चल रहे हैं। ये एक्ट की जो है वैसे जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें आ गया, पृथक निर्वाचन मंडल। 1919 वाले में डायरकी या द्वैत शासन प्रणाली आ गई। 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता आ गई और 1947 में आप इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन गवर्नर जनरल यानी कि जो अब वॉइसरॉय हो गया है वो चल रहा है। और 1857 की क्रांति जिस वॉइसरॉय के समय में हुई वो थे लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में ये क्रांति हुई और पावर का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, विक्टोरिया की उद्घोषणा भी इनके समय में हुई और 1861 का एक्ट भी इनके समय में आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके समय में आई वो था कि प्रयोगात्मक रूप में या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। वही आयकर जो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। इसके बाद एक और गवर्नर जनरल है, वो हैं एल्गिन फर्स्ट। ठीक है, इनके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, मूवमेंट चला था जिसको वहाबी आंदोलन बोलते हैं और ये सैयद अहमद बरेलवी थे, उनके द्वारा चलाया गया था। इसके बाद एक गवर्नर जनरल आए जॉन लॉरेंस और इन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति अपनाई थी। वही हस्तक्षेप की नीति कि किसी के मामले में कोई इंटरफियरेंस हमें नहीं करनी है, वो इन्होंने अपनाई थी। उसके बाद एक आए थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी हत्या ऑफिस में, यानी कि जब वो पद पे ही थे, वो एक अफगानी था, उसने इनकी हत्या कर दी थी। लेकिन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्त का विकेंद्रीकरण। अभी तक जो सारा वित्त होता था वो एक जगह होता था, एक जगह से बजट अलॉट किया जाता था। लेकिन इन्होंने जैसे एक प्रांत है, उस प्रांत का अपना बजट हो गया, एक विभाग है, उस विभाग का, जैसे आज यूपी का बजट अलग है, एमपी का बजट अलग है, राजस्थान का बजट अलग है, केरल का बजट अलग है। उस समय क्या होता था, केवल केंद्र से ही सारा कुछ बजट एलोकेशन होता था। तो इसने जो सबसे बड़ा काम किया वो था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इन्होंने एक कॉलेज भी खोला था एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के लिए, जो मेयो कॉलेज कहलाता है। आज भी अजमेर के सबसे महत्वपूर्ण कॉलेजेस में
ये गिना जाता है, मेयो कॉलेज। उसके बाद एक थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। इनके समय में एक आंदोलन चला था जिसको कू का आंदोलन बोला जाता है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके समय में हुई, वो इन्होंने एक मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या जो मौसम विभाग है, उस मौसम विभाग की स्थापना, आज भी आप देखते हैं कि साइक्लोन कहाँ आएगा, कब बारिश होगी, कब टेम्परेचर गिरेगा, तो ये सारी चीजें नॉर्थब्रुक के समय में शुरू हुई थी। उसके बाद एक बहुत खतरनाक गवर्नर जनरल आए और वो थे लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन ने भारत में बहुत ज्यादा दमनकारी नीतियों को शुरू किया। सबसे पहले तो उसने किया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 में आया था। और इसमें क्या होता था कि अंग्रेजी जो समाचार पत्र है वो तो बिना सेंसर के कुछ भी प्रकाशित कर सकता है, लेकिन जो स्थानीय भाषा के पत्र, पत्रिकाएं या समाचार पत्र है, वो बिना सेंसर के कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से जो भेदभाव वाला नियम है वो ये लाया। उसके बाद एक और चीज लाया, आर्म्स एक्ट, कि कोई ना तो हथियार रख सकता है और ना ही हथियार का व्यापार कर सकता है अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। पर इसमें ब्रिटिश नागरिकों और यूरोपियंस को छूट दे दी गई थी। यानी कि ये सारा जो आर्म्स एक्ट के नियम थे ये भारतीयों के ऊपर लागू होते थे। ये चाहता नहीं था कि भारतीय जो है वो सिविल सर्विसेज में हिस्सा लें, लेकिन चूंकि हाँ, मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब मैं आपको बता रहा था कि क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया तो उसमें पावर ट्रांसफर हो गई, वायसरॉय बन गया। एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई और वो था भारत सचिव का पद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत सचिव, इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट चुनी जाती थी उसमें भारतीय मामलों का मंत्री होता था और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और गवर्नर जनरल इन के बीच में सेतु का काम करता था। भारत से संबंधित ब्रिटेन की संसद में जो भी मामला उठता था उसके जवाब की जिम्मेवारी इस भारत सचिव को होती थी, ठीक है। तो ये वहां से भारत सचिव से या वहां से ये नहीं कर पाया लिटन, इस चीज को बंद नहीं कर पाया। पर इसने क्या किया कि भारतीयों की आयु प्रतिस्पर्धा करने के लिए सिविल सर्विसेज में 21 वर्षों से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसके बाद एक देखो, अगर खराब गवर्नर जनरल भी आए हैं तो अच्छे गवर्नर जनरल भी आए हैं। और मैं आपको बताऊं, अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों ऐसा हो जाता था। अब एक का नाम याद रखिए आप, लॉर्ड रिपन। ये वो गवर्नर जनरल था जिसने भारत के लिए बहुत कुछ किया। और जब ये भारत से वापस जा रहा था तो दोनों तरफ लोग खड़े होके रो रहे थे। इसने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया। इसने आते ही सबसे पहला काम किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हटा दिया कि नहीं, समाचार पत्र अगर स्थानीय भाषा का भी है तो वो बिना उसके प्रकाशित होगा। इसके बाद भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, इसका संस्थापक भी यही है, लॉर्ड रिपन। यानी कि जो छोटे छोटे लोकल बॉडीज हैं जिससे भारत आज बहुत सुदृढ़ बन जाता है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन वो रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद एक और चीज इसने किया था जो कंट्रोवर्सी बन गई थी, वो था एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अभी तक क्या होता था कि अगर कोई यूरोपियन या ब्रिटिश अपराधी है तो उसके मामला सुनने का अधिकार केवल यूरोपियन या ब्रिटिश जज को ही होता था। भारतीय जजों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। तो सीपी एल्बर्ट इसका एक लॉ मेंबर था
उसने एक बिल पारित किया जिसके अनुसार अब अगर कोई क्रिमिनल अंग्रेज है या यूरोपियन है तो उसके मामला क्या कहते हैं, भारतीय जज सुन सकता है। इस पे ब्रिटेन से लेकर और भारत में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ और अल्टीमेटली यहां पर इस बिल को रूप देना पड़ा कि भाई ठीक है, जो कमेटी बैठेगी जजों की उसमें इंडियन जजेस हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जजेस जो होगी वो या तो ब्रिटिशर्स की होगी या यूरोपियंस की होगी। उसके बाद इसने फैक्ट्री एक्ट, पहले फैक्ट्रियों में मशीन खुली है, कोई अगर श्रमिक उसमें हाथ कट गया मर गया कोई पूछने वाला नहीं है। महिलाएं गर्भवती हैं नहीं है, उनके भी वर्किंग आवर्स उतने ही थे जितने आदमियों के होते थे, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। तो इसने फैक्ट्री एक्ट, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया काम इसके द्वारा किए गए। और उसके बाद जो हमारे हिसाब से पढ़ाई में आता है वो आता है लॉर्ड डफरिन। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में स्थापना हो गई। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन बंबई में हुआ था। इस पहले सेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जिस स्थान पर यह आयोजित हुआ था वो था गोकुल दास तेजपाल कॉलेज और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई जहां तक अभी तक मैंने आपको बताया है। यानी कि 1885 से वो 1858 जब क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ है तब से लेके आप 1885 तक आ गए। ये अपने एक्ट अपनी जगह चल रहे हैं और 1885 में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था आ गई, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसके बाद राजनीति, सामाजिक दशा और दिशा दोनों ही चीजें परिवर्तित होने लगी। अब अगले लेक्चर में मैं 1885 के ऑनवर्ड और क्या क्या होता रहा, हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से तैयारी करनी है, इस विषय में चर्चा करूंगा। आप इसी हिसाब से अपना पढ़ाई का ध्यान दें। जो बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। भैया मैंने जितना हो सका बताया, क्वेश्चंस का को वो नहीं है, पर अगर आप करते रहेंगे ऐसे होगा। और वो दूसरे लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि और भी कुछ थोड़ा बहुत इन लोगों के लिए समेट दूं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। और आप लोग इस चीज से ये समझ गए होंगे कि आपको मॉडर्न में तैयारी क्या क्या करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।